सामना में कुछ लिखा गया है एनसीपी के घमासान के ऊपर, और उसमें शरद पवार की काफी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो सीधे सीधे आप ये बताइए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच की समझदारी किस स्तर पर है, और बहुत लोकल लैंग्वेज में कहें तो दोनों के बीच डील क्या है? दोनों को एक दूसरे के सिवा और कर क्या सकते हैं? दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, तीनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, नहीं तो बीजेपी इनको रगड़ देगी। डर ये है, ये डर की वजह से इकट्ठा हुए तीन लोग हैं। कोई विचारधारा की वजह से होगी नहीं। राष्ट्रवादी की तो कोई विचारधारा है नहीं, कांग्रेस की भी अब कोई महाराष्ट्र में विचारधारा रही नहीं, और शिवसेना की। वैसा देखा जाए तो हमारे देश में किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं रही है, इंक्लूडिंग बीजेपी। समय समय पे वो सत्ता के लिए किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये तीनों को साथ में रहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि ये तीन साथ में रहे तो ही नैया पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, अजित जो शरद पवार ने तो अपनी किताब में भी लिखा कि जो संवाद अच्छा उनका स्थापित होता था शरद पवार बाल ठाकरे से, वो उद्धव ठाकरे से नहीं होता, वो होगा भी नहीं। क्योंकि जो एक बाप से दोस्ती थी आपकी, तो बेटे से वो दोस्ती हो नहीं सकती। एक तो एक हिच होगी। दूसरी बात है, उद्धव ठाकरे ये बाल ठाकरे नहीं है, उनके दोनों के पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। ऐसी कई चीजें हैं जो किताब में उन्होंने लिखी है। मैं किताब मंगवा रहा हूँ, किताब जब होगी तो मैं आपको बाकायदा अभिषेक इस किताब के ऊपर एक होगा जिससे महाराष्ट्र की राजनीति की अंदरूनी परतें खुलती हुई नजर आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। सामना क्या कहता है, ये संजय राउत क्या कहता है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनकी कोई ये कब यू टर्न ले इनकी कोई औकात भी नहीं रही। कुल मिला के लेकिन एक चीज जो कॉमन फैक्टर सामने आ रहा है सर, वो सब लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच समझदारी का स्तर काफी बेहतर है। तो ये डील से क्या सिर्फ सत्ता तक सीमित है, भाजपा को हराने तक सीमित है, या एक लॉन्ग टर्म है? ये रोहित पवार और आदित्य ठाकरे तक जाने वाली डील है? देखिए, ये आप तो बहुत बार की सोच रहे हैं, इसको तो किसी को नहीं सोच सकते। ये तो कोई पार्थ पवार ही शरद पवार के साथ रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, तो आप तो उद्धव ठाकरे के बेटे की बात कर रहे हैं। वो तो समय समय पे इक्वेशंस बदलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पवार और ठाकरे परिवार का एक पारिवारिक संबंध है। बाल साहब ठाकरे थे तब ये दो दोस्त मिला करते थे, अब ये चाचा भतीजा मिलते हैं जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलते हैं, वो गैप तो रहेगा। सामना क्या लिखता है, दूसरी ओर शरद पवार जी का जो अपनी जीवनी है, लोक माझा सांगाती, उसमें उन्होंने तो बुरी तरह से शिवसेना को भी लताड़ा है। तो आप उसके किताब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगेगा संवाद बहुत हीनता हो गई है, और सामना देखोगे तो लगेगा संवाद बहुत स्थापित हो रहे हैं। कुल मिला के ये संवाद है एक पारिवारिक, और महाराष्ट्र में एक पारिवारिक संबंध और राजनीतिक संबंध थोड़े से अलग अलग रखते हैं लोग। पारिवारिक संबंध तो पवार परिवार से हमेशा रहेंगे, ठाकरे परिवार के। वो अब वो जैसा उद्धव के अभी भी संबंध है, आदित्य के सुप्रिया के साथ संबंध है, हो सकता है कि आगे वाली पीढ़ी भी ऐसे ही संबंध रखे। लेकिन राजनीति में कौन किसको कितना मदद कर सकता है ये मायने रखता है। कल एनसीपी यदि समाप्त हो गई, 2 मेंबर पे आ गई, तो शिवसेना उस एनसीपी को लेके क्या करेगी? अच्छा, एक थोड़ा सा महाविकास आघाड़ी यदि इकट्ठा हुई है तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इनके पास आंकड़े थे, यदि आंकड़े नहीं होते तो ये क्या करते? कुछ नहीं करते। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आज इस प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, तो एक कॉमन सा सवाल लोगों की नजर में आया कि 83 ईयर ओल्ड है शरद पवार, सक्रियता में धीरे धीरे कमी आएगी, अब उम्र के साथ साथ स्वाभाविक है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को कोई रोक नहीं सकता। पोस्ट शरद पवार एनसीपी का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? क्या वो कांग्रेस में मर्ज होगी, या वो पार्टी अपना इंडिपेंडेंट स्वरूप बनाए रखेगी? पार्टी अपना इंडिपेंडेंट स्वरूप बनाए रखेगी। आज जो लोग जो शरद पवार जी के साथ है, देखिए चॉइस दोनों के बीच में, यदि शरद पवार और अजित पवार का चॉइस है तो लोग शरद पवार के पीछे ही रहेंगे, और यदि ये चॉइस शरद पवार के बजाय अजित पवार और सुप्रिया सुळे का रहा तो फिर लोग अजित पवार के पीछे रहेंगे। ये भी मैं ताकत के साथ बताता हूं, क्योंकि जो शरद पवार की जो ताकत है संगठन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो पकड़ है, वो पकड़ अजित पवार की है, सुप्रिया सुळे की नहीं। ठीक है, आपने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब यहाँ आपको एक 64 साल के 64 ईयर के हैं अजीत पवार, पिछले विधानसभा चुनाव में वो स्पीच मैंने देखी थी शरद पवार की, जिसमें उन्होंने घोषित तौर पर अपने बड़े भाई अप्पा साहब के पोते रोहित पवार को अपना सार्वजनिक तौर पे उत्तराधिकारी घोषित किया।
तो सवाल तो अब दिख रहा है कि उत्तराधिकार का मामला अजीत पवार के जनरेशन में ज्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र भी अबव 60 है। अब उत्तराधिकार का मामला पार्थ पवार और रोहित पवार के बीच ही तय होगा, क्योंकि 5-7 साल तो भी शरद पवार राजनीति करेंगे, तब तक ये 70 पर चले जाएंगे। 5 साल शरद पवार सक्रिय रहेंगे, उसके बाद 15 साल सक्रिय रहेंगे, 15-20 साल सक्रिय रहेंगे अजित पवार। अब 25 साल बाद किसका बेटा क्या हो जाता है, कौन कहाँ रहता है, एक आध और पवार पैदा होता है क्या, कि महाराज क्या राजनीति में ऐसा ही कोई, तो ये तो बहुत दूर की बात होगी। मतलब ये तो कोई भविष्यवेत्ता ही बता सकता है कुंडलियां वगैरह देख के। कोई राजनीतिक विश्लेषक कभी चौथी जनरेशन क्या होगी इसके बारे में कोई बता नहीं पाएगा। अभिषेक, मैंने ये सवाल दरअसल इसलिए किया सर, क्योंकि अजीत पवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होती है। चर्चाएं शरद पवार के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं नितिन गडकरी के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेके है, चर्चाएं तो होती रहती है। लेकिन मैंने एक बात देखी राजनीति में, ये जो पावर सत्ता का जो टॉनिक है वो इतना जबरदस्त होता है कि एक बार आदमी को सत्ता का स्वाद चख लिया। मैंने नरसिंह राव जी को देखा कि जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था क्योंकि स्वास्थ्य और अब हेल्थ साथ नहीं देती, उसके बाद 5 साल टनटनाट प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार चलाई उन्होंने, और इतनी मुसीबतों के साथ सरकार चलाई। तो जब सत्ता का टॉनिक मिल जाता है ना, तो ये बड़े बड़ों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। और ये हम देखा ही, हमने शरद पवार जी को खुद देख रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से व्याधि से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो उम्र उनकी है, जो वजन उनका है, उसके बाद भी यदि वो आदमी लगातार 40-40 घंटे का रोड शो कर सकता है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं इस बात। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देख लीजिए, उनकी भी उम्र 70 के पास आसपास है। उसके बाद जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, या अमित शाह देखिए, वो लोग कहते हैं मोटा आदमी, उनका तो वजन भी ज्यादा है, उसके बाद भी जो करते, क्योंकि ये सत्ता का टॉनिक जो है ना, ये आदमी को बैठने नहीं देता। ये बड़ा अजीब रसायन है जी। तो जिस रसायन की बात आप कर रहे हैं, हम चख लेंगे, जिस दिन आप और हम चख लेंगे, तब हमको भी लगेगा कि अभी हमारी पारी, भले ही हम 60 के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अभी 30-40 साल भी राजनीति कर सकते हैं, हम 100 की सोच के ही राजनीति कर सकते हैं। वो टॉनिक ही वैसा है जी। आप 60 पहुंच रहे हैं, हम लोग तो 40 के भी नीचे हैं, खैर काफी नीचे है। ये चीज हम कह रहे थे सर कि स्वास्थ्य की चर्चा तो आपने कर ली, लेकिन महाराष्ट्र का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है, नेताओं के स्वास्थ्य पर उद्धव ठाकरे हो, नितिन गडकरी हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, चर्चाएं चलती रहेगी, जब तक सियासत है चर्चा चलती रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आना है। उस जजमेंट के बाद इस विधानसभा में आप देख चुके हैं कि 3 मुख्यमंत्री बन चुके, एक 80 घंटे वाले, एक 32 महीने वाले, और एक अब 10 महीने हो चुके उनके। कोई चौथा मुख्यमंत्री भी इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में दिखेगा, या ये विधानसभा प्री मैच्योर उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, वो भंग होने की तरफ बढ़ जाएगी? नहीं, चौथा होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण है, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तो फिर से मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के डिफरेंस से, और उसके बाद 6 महीने तक चुनाव लड़ सकते हैं। वो डिस्क्वालीफाई, वो उनकी मेंबरशिप रद्द हो रही है, उनको सजा नहीं हुई कि जो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं है उनके साथ जी। वो फिर से शपथ ले सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता उनको शपथ लेने में। फिर 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतना होगा, और 6 महीने के बीच में यदि चुनाव अनाउंस हो गए, आपके लोकसभा चुनाव दिसंबर में अनाउंस हो गए, तो इनके पास 6 महीने बचते, उसके बाद बोलेंगे कि अभी चुनाव ही नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इसके बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा।